गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पाठ स्टार्ट करते हैं हिंदी का, हिंदी भाषा संरचना। आज हम अपने सिलेबस का जो हमारा 14वां अध्याय है उसको पढ़ेंगे, और ये हमारे जो यूनिट 3 या इकाई 3 है उसका दूसरा चैप्टर है, और कंटिन्यूअस में ये 14वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अफसर। अफसर, जिसको कि हिंदी में अफसर परंतु अंग्रेजी में ऑफिसर कहा जाता है। यह एक व्यंग्य शैली की रचना है और इनको लिखा है शरद जोशी जी ने, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने टेलीविजन के लिए भी लिखा है, सिनेमा के लिए भी लिखा है, फिल्म लेखन भी किया है, नाटक भी लिखा है। बहुत बहुत सारी विधाओं में उसने अपना छाप छोड़ा है लिख करके। तो उन्हीं की रचना है ये अफसर। इसमें व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य किया गया है अफसर के माध्यम से। शुरू करते हैं। लेखक का अफसर, जो कि व्यंग्यात्मक रचना है, और इनके लेखक है शरद जोशी जी। तो लेखक का जीवन परिचय सबसे पहले देखते हैं। शरद जोशी जी का जन्म 21 मई 1931 ईस्वी को उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। अपने समय के वे अनूठे व्यंग्य रचनाकार थे। अपने समय की सामाजिक, सोशल जिसको कहते हैं, राजनीतिक और सांस्कृतिक विसंगतियों पर उनकी उनकी पैनी नजर रहती थी। आज भी हमारे समाज में देखिएगा बहुत सारी कुरीतियां हैं, सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिकल लेवल पर या सांस्कृतिक स्तर पर। तो विसंगतियां जो है ना, मतलब जो कुरीतियां हैं या विसंगतियां हैं, तो उन सभी चीजों पर इनका जो है पैनी नजर रहता था। और अपने आसपास की समस्याओं एवं घटनाओं को देखकर उन्हें लिपिबद्ध कर देना ही उनकी विशेषता थी। जब भी ये कुछ देखते थे तो उस समय का जो चीज था, जो घटित होता था इनके सामने, या जो विसंगतियां थी समाज की, उस पर ये लिख डालते थे। तो यही इनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। शरद जोशी जी ने एक बार स्वयं लिखा है कि लिखना मेरे लिए जीवन जीने की तरकीब है। मतलब लिखना जैसे है ना, जीवन जीने का तरकीब, लोग कैसे जीते हैं, तो लिखना ही उनके जीवन का जीने का तरकीब था, ऐसा उन्होंने लिखा भी है। इतना लिख लेने के बाद अपने लिखे को देख सिर्फ यही कह पाता हूं कि चलो इतने बरस जी लिया। मतलब जितना उन्होंने लिखा, और लिखने के बाद जब वो देखते थे कि इतना लिख लिए, तब वो कहते थे कि चलो इतने बरस में जी लिया हूं। मतलब लिखने के उपलब्धि से अपना जीवन जीने की आयु का वो नापी करते थे या नाप करते थे। यह न होता तो इसका क्या विकल्प होता, अब सोचना कठिन है। अगर ये नहीं होता, ये नहीं लिख पाते या ये लेखन क्षेत्र में नहीं होते, तो वो क्या कर पाते, यह कहना और सोचना भी उनके लिए कठिन है। लेखन मेरा निजी उद्देश्य है। लेखन और लिखना और लिखावट का कार्य करना ही उनका निजी उद्देश्य है। शरद जोशी जी के व्यंग्य में हास्य है, कड़वाहट है, मनोविनोद है और चुटिलापन दिखाई देता है, जो उन्हें जनप्रिय और
प्रिय रचनाकार बनाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। व्यंग संग्रह में है परिक्रमा, किसी बहाने, तिलिस्म, रहा किनारे बैठ, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। नाटक विधा में उन्होंने लिखा है अंधों का हाथी, एक गधा उर्फ अलादाद खां। कुछ दूरदर्शन धारावाहिक भी उन्होंने लिखा है। ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, बहुत पुराना एक सीरियल आता था, हम लोगों ने भी देखा है, और बहुत सारे जब छोटे थे हम लोग तो उस टाइम में आता था ये सीरियल विक्रम बेताल। सिंहासन बत्तीसी, वो भी हम लोगों ने देखा है। वाह जनाब, देवी जी, प्याले में तूफान, दाने अनार के, ये दुनिया गजब की, ये सब दूरदर्शन धारावाहिक उन्होंने लिखा है। फिल्म लेखन में भी उन्होंने हाथ आजमाया, जिसमें कि क्षितिज, छोटी सी बात, सांच को आंच नहीं, गोधुली और उत्सव नामक पिक्चर की कहानी उसने लिखी है। साहित्य के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए शरद जोशी का नाम अग्रणी है। 5 सितंबर 1991 में मुंबई में उनका निधन हो गया। अब ये जो चैप्टर हमारे सिलेबस में है अप्सर, उसके पाठ का सारांश हम लोग जानते हैं कि क्या है। अप्सर पाठ का सारांश। अपने प्रसिद्ध व्यंग्य अप्सर में शरद जोशी जी ने एक अप्सर के संपूर्ण व्यक्तित्व, स्वभाव, कार्य प्रणाली व उसके हाव भाव, प्रकृति आदि का विस्तृत विवेचन किया है। अप्सर मतलब ही है कि अप्सर है तो थोड़ा रौबीला होगा, क्योंकि उसके पास पावर है, अथॉरिटी है, तो उसके माध्यम से उसको केंद्र बिंदु में रख करके यह कहानी कही गई है। ठीक है। हाव भाव, प्रकृति आदि का विस्तृत विवेचन किया है। अप्सर के साथ नाव में बैठना। लेखक ने अपने व्यंग्य अप्सर की शुरुआत नाव में बैठे अप्सर से की है। वे लिखते हैं कि नाव में अप्सर के साथ बैठने की अपेक्षा डूब मरना अधिक उचित है। अगर कोई ऐसा लिखा है उन्होंने कि अगर नाव में बैठना पड़े और अप्सर के साथ बैठना पड़े और यात्रा करनी पड़े, ठीक है, नदी की यात्रा नाव में बैठकर अप्सर के साथ, तो उससे बेहतर है कि डूब मरे पानी में। उसके साथ यात्रा करने से ज्यादा बेहतर है कि डूब मरे पानी में। नाव में कोई भी कमी आने पर अप्सर उसका दोषारोपण आप पर ही करेगा। अगर नाव में कुछ कमी है तो उसका दोषारोपण, आरोप किस पे लगाएगा? आप पर ही लगाएगा, और सफलता के लिए स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करेगा। मतलब कहीं भी कुछ गलत काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो गलत हुआ तो किसके वजह से हुआ? आपके वजह से हुआ, आप ही उसके जिम्मेदार हैं। परंतु अगर कुछ अच्छा हुआ, किसी कार्य में वाहवाही मिली, तो उसमें सारा क्रेडिट वह स्वयं ले जाएगा और क्या बोलेगा? यह कार्य मेरे कारण हुआ, स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित करेगा। अप्सर चांदनी रात के मनमोहक वातावरण को भी नीरस एवं बोरियत से भर देगा। अब क्या होता है, आदमी जहां काम करता है, अब बॉस है तो बॉस के हाँ में हाँ मिलाइए, बात झूठ भी हो फिर भी अफसर को ये चीज बुरा ना लग जाए या अफसर को अच्छा लगे, ऐसी बात जिससे आपका सहमति नहीं हो उसमें भी आप हाँ में हाँ मिलाइए, चापलूसी कीजिए। यही तो होता है अफसर के साथ। तो अफसर क्या कह देगा? चांदनी रात के मनमोहक वातावरण को भी नीरस एवं बोरियत से भर देगा, क्योंकि वह इस वातावरण के महत्व के स्थान पर अपनी अफसरी को ही महत्व देता है। मतलब सोचिए, चांदनी रात का वातावरण है, मनमोहक वातावरण है, आप एक बार घूमिए, टहलिए, बाहर निकलिए तो आपको कितना मजा आएगा, कितना आनंद आएगा। परंतु अफसर है वो तो क्या कह रहा है कि तो बोरियत एवं नीरस भरा है, ठीक है। और वह इस वातावरण के महत्व के स्थान पर क्या करेगा? अपनी अफसरी, वो बोलेगा उससे ज्यादा महत्व मेरा है क्योंकि मैं अफसर हूं, तो अपनी अफसरी को ही महत्व देता है। सो इस प्रकार शरद जोशी ने अफसर के साथ नाव में बैठने के खतरे इस प्रकार बताए हैं। देखिए, नाव में बैठने का क्या क्या खतरा है अफसर के साथ। पहला खतरा यह है,
अफसर के साथ नाव में बैठ गया तो सुराख होने पर स्पष्टीकरण मांगेगा। मतलब अगर नाव में कहीं पर छेद है और उस छेद से अगर पानी आ रहा हो, या उस छेद से मान लीजिए मेढक, सांप, कीड़ा कुछ पहुंच जाए नाव के अंदर, या कुछ भी हो, तो उसके लिए सबसे पहले स्पष्टीकरण मांगेगा कि भाई, एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि यह नाव में छेद क्यों है, सुराख क्यों है। नाव हिचकोले लेगी तो वह लाल आंखों से घूर कर स्पष्टीकरण मांग सकता है। नाव क्या होती है, हिचकोले लेती है। जब बीच में जब ज्यादा पानी में जाती है तो मान लीजिए हिलने डुलने लगेगी, तो भी अफसर क्या करेगा, आंखों से घूर कर स्पष्टीकरण मांग सकता है। अमृत बरसा रही चांदनी, ऐसी चांदनी रात है कि अमृत बरस रही है, तो उस रात में भी हवा और लहर के कामव्यमय वातावरण के अंदर, मतलब चांदनी रात है, अमृत बरस रही है, हवा का लहर है, हवा चल रही है मंद मंद और लहर उठ रही है समुद्र में, वैसा वातावरण में भी आप जो है आनंदमय वातावरण है, तो वहां पर भी के वातावरण से वंचित कर किसी फाइल का किस्सा वह छेड़ सकता है। आप मजा ले रहे हैं, आप आनंद ले रहे हैं, आप जो है सो बहुत शांति प्रिय महसूस कर रहे हैं, एक अलग ही दुनिया में मजा ले रहे हैं, वहां भी अफसर चाहेगा तो आपका मूड खराब कर सकता है। वह किसी फाइल के बारे में पूछकर और फाइल का किस्सा छेड़कर सारा मजा किरकिरा कर सकता है। देख लीजिए अफसर का पावर। अफसर कभी आपका एहसान नहीं मानेगा। आप कुछ भी उसके लिए कर दीजिए। मुझे हंसी आ रही है, ये जो व्यंग्य है ना, यही तो है। अफसर कभी आपका एहसान नहीं मानेगा और स्वयं को सफल अफसर सिद्ध करेगा। मतलब आपने अगर कुछ किया है तो उसका क्रेडिट वो खुद ही लेके चला जाएगा और आपका एहसान नहीं मानेगा, और स्वयं को, अपने आप को हमेशा ही वो सफल सिद्ध करेगा, असफल नहीं। अफसर के साथ नाव में बैठने पर परेशानी ही परेशानी होगी। तो इसीलिए लेखक ने कहा है, शरद जोशी जी ने, कि अफसर के साथ बैठने से बेहतर है कि पानी में डूब के मर जाना। तो ये सब सारी परेशानी है। आगे देखते हैं फिर क्या है। अफसर हमेशा अफसर ही रहता है। शरद जोशी कहते हैं कि लोग सोचते हैं अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देशी है, सिर्फ सांचा विदेशी है। देखिएगा जो अफसर है, पावर में है, वो अंग्रेजी शब्द ज्यादा बोलेगा। किसी को डांटना हो तो अंग्रेजी अंग्रेजी बोल बोल के अपना रौब दिखाएगा, अपना रुआब दिखाएगा, अपना दबदबा दिखाएगा। भले आपको अंग्रेजी का उसका बात समझ में आया कि नहीं, डांट देगा अंग्रेजी में। तो अफसर किस मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देशी है, जो भी है अफसर भी है वो, लेकिन जन्मा तो देश में ही है, तो मिट्टी तो देशी है, सिर्फ सांचा विदेशी है। परंतु विदेशी ट्रेनिंग लेकर, अंग्रेजी का शिक्षा लेकर, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ के या बाहर से पढ़ के आके या एग्जाम पास करके उसको पावर मिल गया है, तो सांचा विदेशी है। सांचा मतलब जैसे होता है ना फर्मा, ईटा बनाते हैं तो फर्मा, मूर्ति बनाते हैं तो उसका फर्मा आता है, तो सांचा विदेशी है जिसमें अफसर ढलता है। आदमी तो देसी ही है, परंतु अपने आप को उस फर्मा में उसने ढाल लिया है। अफसर ढलकर तैयार होता है या जन्म से अफसर हो जाता है। मतलब वो ढलकर तैयार होता है या जन्म से ही अफसर हो जाता है, यह बहस का विषय है, मतलब यह डिबेट का विषय है। कुछ लोग तो पैदाइशी अफसर होते हैं, कुछ लोग तो पैदाइशी ही अफसर होते हैं। अफसर से रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है। मतलब वो रिटायर हो गया, पावर चली गई, कोई है कुछ नहीं है उसका, लेकिन फिर भी जो है, मान लीजिए कोई अगर आईजी डीआईजी या कोई एसपी डीएसपी से अगर, या थानेदार से भी अगर कोई रिटायर हुआ है, फिर भी वो अपना दिखाएगा। तुमको मालूम नहीं है, मैं फलाने थाना का दरोगा था, फलाने डिस्ट्रिक्ट का मैं वो ऑफिसर था। अरे था, जब था तब था ना, अभी क्या हो तुम, अभी तो रिटायर हो। परंतु उसमें आदत हो जाता है उसका अपना अफसरत्व जमाने का। तो रिटायर होने के बाद भी आदमियों में अफसरत्व कायम रहता है, जो घर के लोगों को परेशान करता है। और हद तो तब हो जाती है जब बहुत लोग अपना ऑफिस में अफसर हैं, ठीक है, घर में तो आप अफसर नहीं है,
परंतु घर में भी वह अपने भाई से, अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से अफसर और अथॉरिटी का ही व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो घर के लोगों को भी परेशान करता है। वह परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझाने वाली चिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है। वह क्या है? परम अवस्था जब पत्नी एक न सुलझने वाली चिर पेंडिंग साक्षात फाइल की तरह नजर आती है और हर बच्चा अपने आप में एक केस लगता है। मतलब उस अफसर को क्या लगने लग जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो एक न सुलझने, पत्नी जो है वो सुलझी हुई नहीं है, मतलब न सुलझने वाली एक पेंडिंग फाइल की तरह नजर आने लग जाती है उस अफसर को। ठीक है, पत्नी पत्नी नजर नहीं आती है, वो नजर आने लग जाती है कि ये भी एक डिपार्टमेंट का ही ऐसा फाइल है जो सुलझने में काफी तकलीफ हो रहा है। और उसको बच्चा भी, अपना खुद का बच्चा भी उसको अपने आप में एक केस लगने लग जाता है। बच्चा क्या होता है? शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तो उसको लेखक के अनुसार उस अफसर में ये भी गुण आ जाता है कि बच्चा भी एक केस ही लगने लग जाता है। जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, बच्चों को बोलिए कि अनुशासन में रहिए, बदमाशी मत करो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो, सबसे पहले वही काम करेगा वो। तो जो हमेशा अनुशासन भंग करता है, पर जिसे सस्पेंड किया पर जिसे न सस्पेंड किया जा सकता है और न उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। अब बच्चा जो है वो तो अनुशासन, हमेशा डिसिप्लिन में रहेगा नहीं, अनुशासन भंग ही करेगा, अनुशासन तोड़ेगा ही। अगर ऑफिस में कोई अनुशासन तोड़ता है तो उसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है या उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। परंतु बच्चे को ना तो सस्पेंड किया जा सकता है और ना ही उसका प्रमोशन रोका जा सकता है। वे घर को एक दफ्तर की तरह चलाते हैं। अफसर का मन में अफसरियत है, अफसरी है, तो घर को भी एक दफ्तर की तरह ही समझते हैं और घर को भी एक दफ्तर की तरह ही चलाते हैं। कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियां उनके वजन से चरमरा कर टूटी और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा। पर वजन क्या रहा? वह इसका देखिए कितना गूढ़ बात कहा गया है। पेज नंबर 70 इसमें कहा गया है, पेज नंबर 70 इसमें यह कहा गया है कि पेज नंबर 70, हाँ 70 इसमें लेखक कह रहे हैं कितने अफसर आए और कितने चले गए, कितनी कुर्सियां उनके वजन से चरमरा कर टूटी और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा। कहने का मतलब कितने अफसर आए और उस कुर्सी पर बैठे और चले गए, ट्रांसफर हुआ, प्रमोशन हुआ, रिटायर हुआ, मर गए, ठीक है, और कितनी कुर्सियां भी टूट गई, पर चरमरा कर टूट गई, परंतु वजन वही रहा। मतलब उस अफसर का जो अफसरियत और उसका जो एटीट्यूड और उनका जो व्यवहार था और दबंगईपन या अफसर का जो ईगो था उसमें, वह वही रहा, वो अलग नहीं हुआ। फाइलें उसी तरह बनती और विकसित होती रही, फाइल पे फाइल बनता गया। अफसर जाता है पर अफसरी बनी रहती है। मतलब अफसर तो एक पर्सन हुआ ना, लेकिन उसके अंदर में जो अफसरी का गुण आ गया है कि मैं अफसर हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत पावरफुल हूं, वह अफसरी बनी रहती है। वह एक आत्मा है, एक शरीर से रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। मतलब एक क्या हो गया? एक आत्मा हो गया। वह एक शरीर से रिटायर हुआ और उसके बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं जाता, वह कायम रहता है। जिस तरह राजा नहीं मरता, उसी तरह अफसर भी नहीं मरता, वह विद्यमान रहता है। मतलब आदमी जो है रिटायर हुआ, प्रमोशन हुआ, ठीक है, या उनका तबादला हुआ कहीं पर दूसरे ऑफिस में, परंतु उनके अंदर का ईगो जो है विद्यमान ही है।
अब देखिए दूसरा चीज है कि अफसर का तबादला। अफसर का तबादला मतलब होता है ट्रांसफर। सो अफसर का तबादले का दृश्य भी बड़ा रोचक होता है। वक्तागण जाने वाले तथा आने वाले दोनों अफसरों के प्रति मिश्रित शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि जाने वाले अफसर के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हों तथा नए आने वाले अफसर को मक्खन लगा रहे हों। अब देखिए, जो अफसर के नीचे में लोग काम कर रहे थे, उनके अधीनस्थ कर्मचारी या उनके साथ वाले कर्मचारी, वो क्या करते हैं, जब कोई अफसर जब जाते हैं, उनका जब विदाई समारोह होता है, फेयरवेल, और नए वाले जो अफसर आएंगे उनका वेलकम होता है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं वक्तागण जाने वाले तथा आने वाले दोनों अफसरों के प्रति मिश्रित शब्दों का ऐसा प्रयोग करते हैं जैसे कि जाने वाले अफसर के प्रति शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हों तथा नए आने वाले अफसर को मक्खन लगा रहे हों, क्योंकि अब आने वाला अफसर जो, अब तो उसी के साथ काम करना है, इसलिए उसको मक्खन लगाना जरूरी है। नया अफसर आते ही ऑफिस में तहलका मचा देता है, अनुशासन एवं व्यवस्थाओं के प्रति ऐसा प्रदर्शन करता है कि इनका निष्ठा से पालन कराने वाला है, लेकिन कुछ दिनों पश्चात उसके इस रवैये में ढीलापन आ जाता है और सब कुछ फिर पुराने तरीके से चलने लगता है। सो अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती, बल्कि उससे रिश्ता बनाया जाता है, क्योंकि रिश्ते में नियम होते हैं। आई बात समझ में? अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती है, बल्कि उससे रिश्ता बनाया जाता है। अफसर सतत ऑन ड्यूटी रहता है। अफसर क्या रहता है? सतत मतलब हमेशा। कहाँ रहता है? ऑन ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर ही रहता है। इस संदर्भ में कहा गया है, अफसर डांटता है, नेता सारे देश को एक साथ डांटता है। देखिए दोनों में अंतर। अफसर क्या करता है? डांटता है। किसको डांटता है? अपने अधीनस्थ कर्मचारी को डांटता है। परंतु नेता सारे देश को एक साथ डांटता है, और अफसर हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। हम डरते हैं, हम डटे हुए लोग हैं। हम लोग क्या हैं? डटे हुए, मतलब जो डांटे गए लोग हैं, हमको डांटा गया है, हम लोग वैसे लोग हैं जो डांटने वालों के अधीन सटे हुए काम करते हैं। मतलब डांट भी रहा है, लेकिन फिर भी उन्हीं से सट के हम अपना काम करते हैं। क्यों करते हैं? कुर्सी बनी रहेगी, पर कब खाट खड़ी हो जाएगी कह नहीं सकते। मतलब कुर्सी हमारा रहेगा कि कब हमको खाट पर, कब हमको भगा दिया जाएगा, ये नहीं कह सकते। इसलिए अफसर से रिश्ता बना करके हमको रहना है। वह गजटेड है, यानी गजट में है, और हम गजट के बाहर। गजटेड एक होता है गैजेटेड ऑफिसर, एक होता है नॉन गैजेटेड ऑफिसर। हम लोग जब वो करवाते हैं ना, मतलब सर्टिफाइड करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना। तो गैजेटेड ऑफिसर से जो वेरीफाई करवाते हैं या सर्टिफाई करवाते हैं डॉक्यूमेंट, तो वही है, उसको पावर होता है। तो वह गजटेड है, यानी क्लास 1 ऑफिसर है, गजट में है, और हम क्या है? गजट के बाहर हैं। फिर भी फाइल में और फीते से बंधे हैं। फिर भी फाइल में है और फीते से बंधे हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। मतलब क्या है? वो हर एक फाइल को लपेट करके, लाल फीता होता है देखिएगा, बांध देता है फीता, और फाइल पर फाइल हमें दे देता है कि इस पर काम कीजिए। अफसर सब जगह है, वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है, वह एक्टिव शहीद है, फुर्तीला कछुआ है। देखिए, एक्टिव शहीद मतलब शहीद को बोला है एक्टिव,
और फुर्तीला कछुआ, कछुआ क्या होता है? फुर्तीला तो खरगोश होता है जी, यही तो व्यंग है। और फुर्तीला कछुआ है मतलब एकदम सुस्त कछुआ है, सुस्त सुस्त है, सुस्त चाल चलने वाला है। वह ओखली में सिर रखकर मूसलों को अनुशासन में रखता है। ओखली में मतलब अपना सिर तो ओखल में डाला है, ओखली होता है ना, ओखली जिसमें कूटते हैं कुछ भी, तो ओखली में सिर को रखकर मूसलों को अनुशासन में रखता है। खुद का सिर नीचे में है उसका, परंतु ऊपर से जो मूसल है उसको भी कंट्रोल करके रखा है कि वो तभी गिरेगा जब वो बोलेगा गिराने के लिए। अनुशासन में रखता है। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। प्रमाण मांगा जाता है झूठ का, परंतु वह सत्य का प्रमाण मांगता है। और वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता। कहा जाता है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सो अफसर अफसर हैं। अफसर नामक शख्स में अफसरी की मानसिकता होती है। वह दूसरों से समझौता करना नहीं चाहता। मातहत को तो हमेशा उससे दूर ही रहना चाहिए। मातहत मतलब जो मुक्त भोगी हो, उनको हमेशा ही अफसर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अफसर कभी भी कोई ऐसी बात कह सकता है जिसका यदि पालन नहीं किया जाए तो नौकरी खतरे में पड़ सकती है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अफसर अगर इस किनारे जा रहा है तो आप उस किनारे जाइए। मतलब अफसर से भेंट जल्दी नहीं हो, इस प्रकार से आप जाइए, इसी में आपकी खैर है। इस तरह शरद जोशी ने अपने व्यंग अफसर के माध्यम से हमें एक शिक्षा दी है कि हमें अपने अफसर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह हर समय, चाहे वह नौका में घूमने का समय हो या फिर वह अपने परिवार के साथ हो, हमेशा अपनी अफसरी ही दिखाता है। इसके कुछ विकल्प प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखिए, परंतु कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर है, उसे मैं बताता हूं अभी। जैसे पहला प्रश्न है, नाव में अफसर के साथ बैठने से बेहतर है पहला डूब मरिए, दूसरा घर में टेलीविजन देखिए, तीसरा बच्चों के साथ पिकनिक मनाइए, चौथा दोस्तों के साथ गप्पे मारिए। तो इसका उत्तर होगा पहला डूब मरिए। दूसरा प्रश्न है, मन क्यों करता है कि नाव से कूद पड़ें? पहला ऑप्शन है क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए नाव में बैठे थे वह इस काव्यमय वातावरण में भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि अफसर आपको डांट रहा है, क्योंकि नाव में छेद है, क्योंकि आपको मल्लाह पर भरोसा नहीं है। तो इसका जो उत्तर है, एक मिनट, इसका उत्तर है पहला। पहला क्या है? क्योंकि जो लेखक है वह नाव पर बैठकर अफसर के साथ यात्रा कर रहा है। अब उस यात्रा में भी जो है, अगर नाव में सुराख होता है या छेद होता है तो अफसर उसका भी दोषारोपण उसी पर कर देगा। उसी तरह अगर आप परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं और अफसर अगर नजर आ जाए तो वो क्या करेगा, किसी पुरानी फाइल के बारे में आपसे पूछ करके आपका मूड खराब कर सकता है। तो पहला आंसर होगा क्योंकि दुनिया की जिन झंझटों से मुक्ति पाने के लिए नाव में बैठे थे वह इस काव्यमय वातावरण में भी ज्यों का त्यों है। तीसरा प्रश्न है, अफसर घर को किस तरह चलाता है? पहला एक अफसर की तरह, दूसरा एक मोटरसाइकिल की तरह, तीसरा एक होटल की तरह, चौथा एक स्कूल की तरह। तो इसका उत्तर होगा एक दफ्तर की तरह। चौथा प्रश्न है, अफसर कैसे डांटता है? तो उसका पहला ऑप्शन है हर व्यक्ति को रोज डांटता है, दूसरा हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है, तीसरा है चाय पीता जाता है और डांटता जाता है, चौथा है पत्नी से डांट खाकर आता है,
और कर्मचारियों से उसका बदला लेता है? नहीं, इसका उत्तर है हर व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर डांटता है। और नेता क्या करता है? पूरे देश को एक साथ डांटता है। पांचवा प्रश्न है, अप्सर पाठ के लेखक कौन है? शरद जोशी, महादेवी वर्मा, चेतन शर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा शरद जोशी। अब कुछ रिक्त स्थान के पूर्ति वाले प्रश्न है, उसे भी हम लोग देखते हैं। अफसर से डैश नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? दोस्ती नहीं की जा सकती। उससे डैश किया जा सकता है, उससे रिश्ता किया जा सकता है। अफसर से दोस्ती नहीं की जा सकती बल्कि रिश्ता किया जा सकता है, क्योंकि डैश में नियम होते हैं, क्योंकि रिश्ते में क्या होते हैं? नियम होते हैं। अफसर के डैश नहीं चल सकते, उसके पीछे चलना होता है। अफसर के साथ में नहीं चल सकते हैं बल्कि उसके पीछे पीछे चलना होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ और प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। पहला है, मूसल एक प्रकार का यंत्र होता है। पहला उसका ऑब्जेक्टिव है, जिससे अधिकारी को डराया जा सकता है, जिससे धान कूटते हैं, जिससे दूसरों का सिर जाता है, जिससे मूसलाधार पानी बरसाया जाता है। तो मूसल क्या है? खलल मूसल होता है ना, मूसल जो है, मूसल एक ऐसा यंत्र होता है जिससे धान कूटा जाता है। दूसरा प्रश्न है, अप्सर नामक व्यंग्य के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा शरद जोशी है। लेखक शरद जोशी के अनुसार अप्सर क्या है? मसीहा है, फुर्तीला कछुआ है, अप्सर मसीहा है, अप्सर सर्वव्यापी है। क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि अप्सर फुर्तीला कछुआ है, मसीहा है और सर्वव्यापी है। चौथा प्रश्न है, हम डटे हुए लोग का वास्तविक अर्थ क्या है? हम अपने स्थान पर अडिग हैं, हम डांट खाने वाले लोग हैं, हम मोर्चे पर खड़े रहते हैं। उपरोक्त तीनों क्या होगा? उपरोक्त तीनों होगा। पांचवा प्रश्न है, मसीहा किसे कहते हैं? जो स्याही से लिखता है, दूसरा है जो दूसरों को रास्ता दिखाता है, तीसरा है जो किसी से डरता नहीं है, चौथा है जो पूजा पाठ करता है। तो इसका उत्तर होगा जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार से यह चैप्टर खत्म हुआ, अप्सर। और चलिए दूसरा पाठ भी शुरू करते हैं इसके बाद। तो ये हमारा 15वां अध्याय है, जिसका कि नाम है तीर्थ यात्रा। इसके ऊपर हमने व्यंग्य पढ़ा था शरद जोशी जी का, अप्सर। अब हम लोग पढ़ेंगे तीर्थ यात्रा, कहानी है। और इसको जो लिखा है डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र ने लिखा है। सो तीर्थ यात्रा कहानी जो लेखक हैं डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र, उनका जीवन परिचय जरा सा जान लें। हिंदी साहित्य जगत में डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र अपना विशेष स्थान रखती हैं। उनकी रचनाओं में उनकी अनुभूतियां इस प्रकार साकार हुई हैं कि वे पाठकों को उनके प्रति आस्थावान बना देती हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी के माध्यम से अनेक विधाओं में समृद्ध किया है। तीर्थ यात्रा पाठ का सारांश। डॉक्टर मिथिलेश कुमारी मिश्र द्वारा रचित कहानी तीर्थ यात्रा एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त होने वाले सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड बाबू रामदेव गुप्त की एवं उनके परिवार के लोगों की उस सोच एवं स्थिति पर आधारित कहानी है। बाबू रामदेव गुप्त की सेवानिवृत्ति व उनकी सोच। बाबू रामदेव गुप्त जब स्कूल के हेडमास्टर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से प्राप्त राशि का उपयोग करने का एक नया तरीका सोचा। वे स्वयं एक हेडमास्टर के पद से रिटायर हुए थे, अतः वे शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। इसी कारण वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद
उससे प्राप्त रकम की मदद से गांव के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना चाहते थे, गांव के अनपढ़ लोगों को पढ़ाना चाहते थे। सेवानिवृत्ति की राशि से घर में एक कमरा बनवाकर वे निरक्षर लोगों को पढ़ाने लगे। देखिए, बाबू रामदेव गुप्त की कहानी है। वो स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद जो उनको जो पैसा मिला है, ठीक है, रिटायरमेंट का बेनिफिट, रिटायरल बेनिफिट जो मिला है, चूंकि वो हेडमास्टर थे और शिक्षा के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि शिक्षा लोगों के जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ने में या सोच परिवर्तन करने में या जीवन बदलने में मदद कर सकता है, इसीलिए उन्होंने पास के गांवों के बच्चों को या लोगों को पढ़ाना, अनपढ़ लोगों को वो पढ़ाना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो जहां रहते थे वहीं पर एक कमरा बनाकर, जहां रहते थे बनवाकर निरक्षर लोगों को पढ़ाने लगे, ठीक है, इस गांव में ही अपनी ही राशि से। अब बाबू रामदेव गुप्त के परिवार की सोच, अब उनके परिवार के लोगों का सोच क्या है। बाबू रामदेव गुप्त के परिवार के सदस्यों का यह सोचना था कि भविष्य निधि से वे कोई ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जिससे उनका बेटा नीरज, जो कि बेरोजगार है, काम में लग जाए। अब देखिए, बाबू रामदेव गुप्त के परिवार की सोच में ऐसा है कि उनके परिवार के सदस्यों का यह सोचना था कि भविष्य निधि मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिला है, इससे वह कोई ऐसा कारोबार या बिजनेस शुरू करेंगे जिससे कि जो हेडमास्टर साहब का जो छोटा बेटा नीरज है और जो बेरोजगार है, वो किसी काम पर लग जाए। उनका बड़ा लड़का मनोज, जो कि रेलवे में क्लर्क था, मनोज और उसकी पत्नी सुधा अपने लिए एक नया कमरा बनवाने की योजना बना रहे थे। हेडमास्टर साहब का जो बड़ा लड़का मनोज है, जो कि रेलवे में एम्प्लॉयड है, क्लर्क है, वो और उनकी पत्नी जो सुधा है, वो सोच रही थी कि अपने लिए एक कमरा बनवाने की योजना सोच रहे थे। और हेडमास्टर साहब रामदेव जी की जो पत्नी है गोमती, गोमती नाम है उनका, तीर्थ यात्रा की आस लगाए बैठी थी। अब देखिए इसमें कितना प्रकार का सोच आया। हेडमास्टर साहब रिटायर हुए, हेडमास्टर साहब सोच रहे हैं कि एक कमरा बनवाकर निरक्षर बच्चे लोगों को पढ़वाएं उसी पैसा से। छोटा बेटा सोच रहा है कि कुछ बिजनेस या कारोबार शुरू किया जाए। बड़ा बेटा और बड़ी बहू सोच रही है, मनोज और उसकी पत्नी सुधा, कि अपने लिए एक कमरा बनवा लिया जाए। और जो हेडमास्टर साहब की पत्नी है गोमती, वो इस आस लगाए बैठी है कि अब तो रिटायर हो गए, चलो अब तीर्थ यात्रा करके आए। तो ये घर के जो लोग हैं, हर एक व्यक्ति का सोच अलग है और उधर हेडमास्टर साहब का सोच अलग है। घर में निर्माण कार्य, भविष्य निधि के बारे में सब लोग अपना अपना सोचने लगे। तभी एक दिन प्रातः 3 ट्रक ईंट, मुरम, बालू, सीमेंट से लदे गुप्ता जी के घर के सामने आ खड़े हुए। तो बहू सुधा और बड़ा बेटा मनोज यह सोचकर खुश होने लगे कि बाबूजी हमारे लिए अलग एक कमरा बनवा रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह देखा कि एक ट्रक आ खड़ा हुआ है, ट्रक पर में ईंट, बालू, पत्थर, सीमेंट ये सब लदा, और बगल में जो घर था गुप्ता जी, उसके सामने में आकर वो गाड़ी खड़ी हो गई। तो हेडमास्टर साहब का जो हेडमास्टर साहब यानी कि बाबू रामदेव गुप्त, तो उन्हीं के घर के पास आकर जो गाड़ी खड़ी हो गई, तो उनका जो बड़ी बहू थी सुधा और बड़ा बेटा मनोज यह सोचकर मन ही मन खुश होने लगे कि बाबूजी हमारे लिए एक अलग कमरा बनवा रहे हैं। किंतु दोपहर के पूर्व ही, दोपहर होने से पहले ही, जब 4-5 मजदूर आकर नींव खोदने में लग गए, तो रामदेव जी के छोटे बेटे नीरज को विश्वास होने लगा कि बाबूजी
उसके लिए कोई बड़ी दुकान बनवा रहे हैं। ऐसा अनुमान होने पर परिवार के सदस्य भी निर्माण कार्य में मजदूरों का हाथ बटाने लगे। अभी हेडमास्टर साहब ने क्या किया, बताया नहीं किसी को कि वो क्या करवा रहे हैं। तो ईटा पत्थर बालू सीमेंट सब आया और आकर के वहां पर उनके घर के सामने खड़ा हो गया वो ट्रक। और साथ ही साथ दोपहर होने से पहले ही 4-5 मजदूर आकर के काम में लग गया। तो छोटा बेटा सोच रहा है कि मेरे लिए बाबूजी कोई दुकान बनवा रहे हैं बड़ी सी, और बड़ा बेटा और बड़ी बहू सोच रही है कि हमारे लिए कुछ कोई बड़ा सा घर बनवा रहे हैं, ठीक है, कमरा बनवा रहे हैं। अब रामदेव के पत्नी की आस, अब पत्नी जी का आस देखिए क्या है। बाबू रामदेव की पत्नी गोमती इस बात को लेकर मन में जरूर दुखी हो रही थी कि वह जो तीर्थ यात्रा की आस लगाए बैठी थी, जिसका वह सारे गांव में ढिंढोरा भी पीट चुकी थी, वह धरी रह गई। अब पत्नी देख रही है कि बेटा का कमरा बन रहा है, और जो है छोटे बेटे के लिए दुकान बन रहा है। छोटा बेटा सोच रहा है दुकान बन रहा है, बड़ा बेटा सोच रहा है कमरा बन रहा है। और पत्नी के मन में दुखी हो रही है पत्नी कि अब मैंने तो पूरे नगर में गांव में ढिंढोरा पीट दिया था कि भाई हम लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा में, और वह प्लानिंग तो ऐसे ही रह गया। तो रामदेव बाबू को पता था कि परिवार के सारे सदस्य या तो गलत फहमी में जी रहे हैं या खुश फहमी में। तो अभी क्या है, सब अपने मन में खुश हो रहा है और खुशी खुशी मजदूर के साथ वो लोग भी काम कर रहे हैं। वो सोच रहा है कि हमारे लिए बन रहा है, वो सोच रहा है कि हमारे लिए। लेकिन ये हेडमास्टर साहब को ये बात मालूम था कि या तो ये लोग गलत फहमी में जी रहा है या फिर खुश फहमी में। तो यहाँ पर तो खुश फहमी में ही जी रहा था, क्योंकि सभी ने मदद किया, उस मजदूरों के साथ में भी काम किया। सारे लोग अपने अपने स्वार्थ से इस कार्य को जोड़ रहे हैं। जिस दिन उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य का पता चलेगा तो सारे लोग सहयोग से दूर उनके पास फटकेंगे तक नहीं। किंतु बाबूजी का विचार था कि केवल अपने विषय में ही नहीं बल्कि समाज के विषय में भी तो सोचना चाहिए। अब बाबूजी चूंकि हेडमास्टर रह चुके हैं, अब बाबूजी जो सोच रहे हैं अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे, निरक्षर लोगों को पढ़ाएंगे तो इससे समाज का भला होगा, देश का भला होगा, गांव का भला होगा, सभी का भला होगा, लोगों का भला होगा। तो वो देश की व्यापक सोच लेकर के बैठे हुए हैं। और इधर पत्नी सोच रही है कि तीर्थ यात्रा, छोटा बेटा सोच रहा है दुकान बन रहा है, बड़ा बेटा सोच रहा है कि मेरे लिए कमरा बन रहा है। तो वही कह रहे हैं बाबूजी कि जिस दिन इन लोगों को असलियत मालूम चल जाएगी कि बाबूजी तो उन लोगों के हिसाब से कुछ बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि बाबूजी तो एक स्कूल बनवा रहे हैं छोटा सा, या कमरा बनवा रहे हैं जिसमें वो पढ़वाएंगे पढ़ाएंगे। तो जिस दिन उनको इसका उद्देश्य का पता चलेगा तो सारे लोग सहयोग जो अभी कर रहे हैं, तो सहयोग तो दूर, उनके पास फटकेंगे तक नहीं, बाबूजी के पास कोई नहीं आएगा फिर। किंतु बाबूजी का विचार न केवल अपने विषय में ही नहीं बल्कि समाज के विषय में भी तो सोचना चाहिए। घर के भीतर हॉल का निर्माण। सो 1 महीने के भीतर ही कमरे की छत ढाल दी गई। 1 महीने के भीतर ही क्या हुआ, कमरे का छत जो है उसको ढाल दिया गया। गुप्ता जी के दोनों लड़के इस लंबे चौड़े हॉल नुमा कमरे की बनावट देखकर हैरान थे। अब गुप्ता जी का जो दोनों लड़का है सोच रहा है कि इतना लंबा चौड़ा कमरा तो हो नहीं सकता है, ना ही दुकान है हो सकता है। तो लंबे चौड़े हॉल नुमा कमरे की बनावट देखकर हैरान थे कि उसका निर्माण किस प्रयोजन से हुआ है, प्रयोजन मतलब किस कारण से हुआ है। परंतु ग्रामवासियों का सहयोग देखकर वे अनुमान लगाने लगे कि यह हॉल सत्संग भवन है। उनके पिताजी ने गांव में शायद बता दिया होगा कि वो छोटा सा स्कूल बना रहे हैं, तो गांव वाले लोग सहयोग करने लगे। परंतु ग्रामवासियों का सहयोग देखकर वे अनुमान लगाने लगे कि यह जो हॉल है वह क्या है, सत्संग भवन है, जहां गांव के स्त्री पुरुष एकत्र होकर भजन कीर्तन करेंगे। घर वाले इस बात को भी जानते थे कि बाबूजी
इस प्रकार के सत्संगों में कभी भी रुचि नहीं रखते थे। तथापि वे इस तथ्य पर सहमत हो गए कि धार्मिक प्रवृत्ति इस अवस्था में स्वाभाविक ही है। घर वाले जानते थे कि उनके बाबूजी भजन कीर्तन में उतना रुचि नहीं रखते हैं, परंतु जो इतना बड़ा हॉल बन रहा है तो उनको लग रहा है कि इस अवस्था में रिटायरमेंट के बाद आदमी का झुकाव जनरली हो जाता है, धार्मिक प्रवृत्ति की ओर झुकाव हो जाता है। तो यह सोच रहा है घर वाला लोग कि बाबूजी हो सकता है कि हॉल बनवा रहे हैं और उस हॉल में अपना भजन कीर्तन करेंगे, क्योंकि यह उम्र हो गया है उनका। तो गुप्ता जी के परिवारजन इस तरह अचरज में थे, किंतु इस संबंध में उनसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, इसलिए सभी चुप थे। कोई भी गुप्ता जी से पूछने की हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि ये क्या बना रहे हैं और इसका क्या उपयोग है। लेकिन बाबूजी की पत्नी गोमती जरूर उन्हें आड़े टेढ़े देख उन्हें अपनी नाराजगी का एहसास कराने लगी थी। अब बाबूजी की पत्नी जो गोमती थी वो क्या करती थी, जरूर अपनी जो अनिच्छा या अपना दुख या अपना गुस्सा कैसे प्रस्तुत करती थी, आड़े टेढ़े करके देखना, उन्हें अपनी नाराजगी का एहसास कराने लगी थी। बाबूजी यह देखकर सब कुछ समझ रहे थे, किंतु बिल्कुल मौन रहकर अपने उद्देश्य को पूरा होते देख मन ही मन खुश हो रहे थे। बाबूजी अपना काम करवा रहे थे चुपचाप मौन होकर के, और यहाँ पर सब अपना ही खिचड़ी पका रहा है, सबके अपने मन में ख्याली पुलाव पक रहा है कि मेरा काम हो रहा है तो मेरा काम हो रहा है, और बाबूजी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाबू रामदेव गुप्त का स्वप्न साक्षरता अभियान। साक्षरता अभियान मतलब लिटरेसी अभियान। सो बाबू रामदेव जी स्वयं एक शिक्षक थे। वे शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा से तात्पर्य केवल शब्द ज्ञान ही नहीं था। वे प्रत्येक नागरिक को, पेज नंबर 74, प्रत्येक नागरिक को अपनी दृष्टि से प्रत्येक स्तर पर सुशिक्षित करना चाहते थे। इस तरह से बाबू रामदेव गुप्त जी की नजर में शिक्षा मात्र अक्षर या शब्द ज्ञान न होकर व्यक्ति का नैतिक व चारित्रिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षित होना भी है। बात तो सही है, अक्षर ज्ञान सिर्फ पढ़ने आ जाना उससे कोई शिक्षित या उनको शिक्षित नहीं माना जा सकता है। शिक्षा का मतलब है एथिक्स, कैरेक्टर, प्रैक्टिकल, सब तरह का नॉलेज होना चाहिए, तब होता है आदमी एजुकेटेड। तो वही कह रहे हैं बाबूजी कि शिक्षा अक्षर या शब्द ज्ञान न होकर व्यक्ति का नैतिक एवं चारित्रिक तथा व्यावहारिक दृष्टि से शिक्षित होना भी है। वे समझते थे कि राष्ट्र की प्रगति हेतु प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। निसंदेह यह सरकार का दायित्व है। ये लेकिन लोगों को शिक्षित करना किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व है। किंतु केवल सरकार का ही दायित्व नहीं, यह दायित्व प्रत्येक बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिक का भी है। बुद्धिजीवी मतलब जो बुद्धिमान है, जिनके पास बुद्धि है, एवं प्रबुद्ध मतलब वैसे विद्वान आदमी और विद्वान नागरिक, उनका भी यह कर्तव्य है कि वह अपने स्तर पर इस दिशा में कार्य करके सरकार का सहयोग दें। राष्ट्र की उन्नति देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अतः इस हेतु कुछ त्यागना भी पड़े तो त्याग देना चाहिए। उनका तात्पर्य केवल शब्द ज्ञान ही नहीं था। वे प्रत्येक नागरिक को प्रत्येक दृष्टिकोण से तथा प्रत्येक स्तर पर सुशिक्षित करना चाहते थे। शिक्षा नौकरी पेशा से जुड़ी हो यह अनिवार्य है, किंतु नैतिकता, चरित्र एवं अनुशासन भी प्रत्येक व्यक्ति में कूट कूट कर भरा होना चाहिए। कुल मिलाकर शिक्षा
व्यावहारिक भी होना चाहिए। कोई आदमी शिक्षित है और बहुत ही घमंडी है ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके पास विनम्रता भी होनी चाहिए, चरित्र भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, एथिक्स भी होना चाहिए, तभी वो आदमी को शिक्षित माना जा सकता है। अब परिवार के लोगों द्वारा नाराजगी, अब देख लीजिए क्या होता है। कुछ दिनों में 20-25 प्रौढ़ जनों को लेकर, अब गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, कुछ प्रौढ़ जनों मतलब जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या उम्र दराज लोग हैं, उनको कुछ दिनों में 20-25 प्रौढ़ जनों को लेकर गुप्ता जी जब उस नवनिर्मित कक्ष में उन्हें पढ़ाने लगे, तब घर वालों को उनकी योजना का पता चला तो वे सब चौंक पड़े। बहू सुधा को छोड़कर और किसी को भी बाबूजी का यह काम पसंद नहीं आया। बड़ी बहू जो सुधा थी, जो बाबूजी से अपेक्षा कर रही थी कि मेरे लिए एक मकान बनवा दें, बड़ी बहू सुधा और बड़ा बेटा मनोज जो कि रेलवे में क्लर्क था, तो उनको छोड़कर, बड़ी बहू सुधा को छोड़कर और किसी को भी बाबूजी का यह काम पसंद नहीं आया। पत्नी गोमती तथा पुत्र मनोज व नीरज अपने मन ही मन भला बुरा कहने लगे। उनके बड़े बेटे मनोज ने यह आरोप लगाया कि वे अपना घर फूंक कर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि मनोज सहित परिवार के सभी लोगों का मानना था कि अपना पैसा गांव के इन पराये लोगों की पढ़ाई के लिए खर्च कर गुप्ता जी अपने दिल की इच्छा पूरी कर रहे हैं। वह अपना घर फूंक कर तमाशा देखने के बराबर ही है। परिवार वालों की नजर में उस रकम का उपयोग परिवार की ही किसी अन्य आवश्यकता पर खर्च होना चाहिए था। पूरे घर में सिर्फ बहू सुधा को बाबूजी का यह काम पसंद आया, क्योंकि वह एक शिक्षित युवती थी तथा शिक्षा के महत्व को बखूबी समझती थी। ठीक है, तो अब साक्षरता अभियान ही तीर्थ यात्रा। बाबूजी के मन में क्या है, वो साक्षरता अभियान ही तीर्थ यात्रा है। मतलब लोगों को पढ़ा देना ही, ये सोचकर कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करेंगे, उससे बेहतर बाबूजी ने समझा कि साक्षरता ज्ञान का दीपक जलाएंगे लोगों, निरक्षर लोगों के मन में। देखिए, साक्षरता अभियान ही तीर्थ यात्रा। पारिवारिक विरोध व नाराजगी देख गुप्ता जी अपनी पत्नी गोमती को समझाया। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि वह साक्षरता अभियान किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। विद्या दान से बड़ा संसार में कोई दान नहीं है। जो लोग अनपढ़ थे वे अब पढ़ने लिखने लगे हैं, लिखने पढ़ने लगे हैं। उनकी अंतरात्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। यह किसी भी तीर्थ यात्रा से अधिक है। इस कार्य को संपन्न कर हम एक तरह से चारों धाम का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। इस कार्य से जिन्हें लाभ होगा वे सभी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को दुआ देंगे। साथ ही रिटायर होने के बाद उन्हें जीवन लक्ष्य भी मिल गया है। रिटायर होने के बाद लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, घर बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, समय पास नहीं होता है जल्दी, तो उनको उनका रिटायरमेंट के बाद का भी लक्ष्य मिल गया गुप्ता जी को। अब तीर्थ यात्रा का प्रसाद। पति पत्नी के इसी वार्तालाप के दौरान पोस्टमैन आकर उन्हें एक रजिस्ट्री दे गया जिसमें उनके छोटे बेटे नीरज की नौकरी लगने की सूचना थी। अब देखिए, छोटा बेटा को भी नौकरी लग गया। इसे देखकर बाबूजी अपनी पत्नी को खुशी खुशी बताने लगे कि नीरज की नौकरी लग गई है, जो हमारी इसी तीर्थ यात्रा साक्षरता अभियान का ही प्रसाद है। यह बात जान गोमती भी खुश हो गई और पति पत्नी दोनों मुस्कुरा दिए। इस प्रकार बाबू रामदेव गुप्त का तीर्थ यात्रा से आशय किसी ऐसे कार्य को संपन्न करने से है जिससे पुण्य लाभ की प्राप्ति हो। इसके लिए उन्होंने गांव के अनपढ़ एवं गंवार लोगों को पढ़ाने, साक्षरता अभियान चलाने का कार्य अपने हाथों में ले लिया। इस संबंध में उन्होंने साक्षरता अभियान को ही तीर्थ यात्रा की संज्ञा दी। उनकी नजर में विद्यादान से बड़ा दान संसार में कोई नहीं है।
उन्होंने इस संबंध में अपनी पत्नी गोमती से कहा भी, जो अभी तक अंगूठे का निशान लगाते थे वे भी अब पढ़ने लिखने लगे हैं। उनकी अंतरात्मा हमें आशीर्वाद दे रही है। क्या यह तीर्थ यात्रा नहीं है? यह कार्य कर हम चारों धाम का पुण्य लाभ कमा रहे हैं। जो लोग इससे लाभान्वित होंगे वे सभी हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे बच्चों को दुआ देंगे। हमें इस अवस्था में और क्या चाहिए? इस प्रकार गुप्ता जी ने अपने साक्षरता अभियान के द्वारा दिए जा रहे विद्यादान को ही तीर्थ यात्रा बताया। तो पाठ में प्रयुक्त मुहावरे व उनका प्रयोग इस प्रकार है। ढिंडोरा पीटना, ढिंडोरा पीटना का अर्थ होता है सबको बताना। इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आजकल नेता लोग काम करे न करे परंतु ढिंडोरा अवश्य पीटते हैं। बर्रे के छत्ते को छेड़ना अर्थात मुसीबत स्वयं मोल लेना। वाक्य में इस प्रकार से प्रयोग हुआ, आज के युवाओं को सही कार्य करने की सलाह देना बर्रे के छत्ते को छेड़ने जैसी बात हो गई। मतलब किसी को ये बताओ कि ये काम करो तो वो समझेगा कि बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहा है। पेज नंबर 75, अपना घर फूंक कर तमाशा देखना। अर्थ अपना स्वयं का नुकसान कर उससे आनंदित होना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, सौरव गांगुली को क्रिकेट टेस्ट टीम से निकालकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपना घर फूंक कर तमाशा देखा। अगला है आंखें मूंद बैठना। इसका अर्थ होगा देखते हुए भी अनजान होना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, पाकिस्तान के प्रति प्रतिदिन हमला करने के बाद भी सरकार पाकिस्तान के द्वारा प्रतिदिन हमला करने के बाद भी सरकार आंखें मूंद बैठी है। अगला है सठिया जाना। सठिया जाने का अर्थ होता है अधिक उम्र होने पर दिमाग काम नहीं करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, बुढ़ापे में अक्सर लोग सठिया जाते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है पेज नंबर 75 में। पहला है तीर्थ यात्रा पाठ का रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, कन्हैया लाल मिश्र, श्रीलाल मिश्र, श्री राम चरण शुक्ल। तो इसका उत्तर होगा पहला मिथिलेश कुमारी मिश्र। दूसरा प्रश्न है बाबू रामदेव किस पद से सेवानिवृत्त हुए? शिक्षक से, पर्यवेक्षक से, हेडमास्टर से, सहायक से। तो इसका उत्तर होगा हेडमास्टर से। तीसरा प्रश्न है रामदेव की पत्नी की आस क्या थी? पहला मकान बनाना, दूसरा तीर्थ यात्रा, तीसरा धन संग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा तीसरा का दूसरा आंसर होगा तीर्थ यात्रा। गुप्ता जी ने विद्यादान को ही क्या कहा? पुण्य कहा, दान कहा, तीर्थ यात्रा कहा, क्षमा कहा। क्या कहा गुप्ता जी ने? तीर्थ यात्रा कहा है। तीर्थ यात्रा क्या है? निबंध है, संस्मरण है, भाषण है, कहानी है? क्या है? यह एक कहानी है। बाबू रामदेव के कितने पुत्र थे? एक पुत्र थे, दो पुत्र थे, तीन पुत्र थे, चार पुत्र थे। तो बाबू रामदेव के दो पुत्र थे। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मकड़ी का जाला, जो कि पृष्ठ संख्या 76 से शुरुआत होगा। धन्यवाद।